हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो कि हम एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो चैप्टर है, शंकर आईएएस की जो इन्वायरमेंट की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 और उसका भी पार्ट 2। पार्ट 1 नहीं देखा हो तो सबसे पहले वो देख लेना, तभी ये पार्ट 2 जो है वो समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं, और चैनल अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं लैक इकोलॉजी के बारे में। तो लैक इकोलॉजी होता क्या है? तो सबसे पहले इकोलॉजी हमने समझ लिया पिछले लेक्चर जो था उसमें। अभी उसमें भी लैक के बारे में समझना है। एनी बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर, ओके, यहाँ पे पानी बहता नहीं है, एक स्टैंडिंग वाटर है, तो उसे क्या कहेंगे? लैक कहेंगे। सिंपल शॉर्ट डेफिनेशन है। लाइक एनी ऑर्गेनिज्म, lakes are born as they are originate by various geological and geomorphic event and grow with time to change in their various morphological and functional characteristics and eventually die। यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह लैक होता है ना, उसकी भी एक एज होती है, ओके, उसका भी एक बोर्न टाइम होता है और डेथ का भी समय होता है। तो वही यहाँ पे बात की गई है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे जियोलॉजिकल जियोमॉर्फिक इवेंट्स जो होता है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके, कि वो कब ग्रो करती है, कब उसके मैच्योर लेवल पे आती है और कब उसकी एज हो जाती है और डेथ होता है, लैक का भी डेथ होता है। तो आज हम अच्छे से पूरा जो चीज़ है ये सब वो अच्छे से समझता है। तो बात करें, दे रिसीव देयर वाटर फ्रॉम सरफेस रन ऑफ, ओके, तो वो अपना वाटर कहाँ से आता है? लैक के अंदर। तो वो सरफेस रन ऑफ जो होता है, पानी बह के आता है, ओके, तो वहाँ से लैक का जो होता है वो फॉर्मेशन होता है। समटाइम्स ऑल्सो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, यानी कि कभी कभी ग्राउंड वाटर जो होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल है एक लैक के फॉर्मेशन के लिए। एंड सब्सटेंस एंड अलॉन्ग विथ इट वेरियस केमिकल सब्सटेंस एंड मिनरल मैटर इरोडेड फ्रॉम द लैंड, यानी कि बहुत सारा जो केमिकल सब्सटेंस होता है और जो मिनरल होते हैं जो इरोड होते हैं जो लैंड होती है, ज़मीन होती है, ओके, तो वहाँ से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स निकल के आता है। तो उस प्रकार से ये सब चीज़ें मिलके क्या एक लेक का फॉर्मेशन होता है। ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम, बहुत टाइम के बाद लेक्स जो होता है वो एक्यूमुलेट करता है मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये दो चीज़ें क्या होती है? इकट्ठा होती है लेक के अंदर एंड ग्रेजुअली गेट फिल अप, और धीरे 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 करके विद इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर, ओके, तो उतने टाइम तक सब जो मिनरल्स होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो वो सब क्या होते हैं? इकट्ठा होती है और बढ़ जाती है पूरे लेक के अंदर। तो इतनी चीज़ें समझ आ गई। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, फर्स्ट पेज था, ओके, लाइक इकोलॉजी का। अभी आगे हम थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब लेक एक स्टार्टिंग पीरियड में होता है तब कैसा दिखता है, यानी कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है उस टाइम पे, और टाइम के साथ, ओके, उसका जो सीन होता है वो कैसा हो जाता है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अलगाई है, ओके, और पूरा जो नीचे सारा जो कचरा वगैरह वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है वो भी भर चुका है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो पानी होता है और आजू बाजू जो भी सारी वनस्पति वगैरह होती है, ओके, उन्हें इफ़ेक्ट करता है ये सब चीज़ें। तो ये एक स्टार्टिंग पीरियड है, ये है एक एंडिंग पीरियड, और बीच का जो पीरियड होता है वो मैच्योर एज हम कह सकते हैं, ओके, मिडल एज। तो ये पूरा एक साइकिल होता है लैक का भी। इन इंडिया नेचुरल लैक्स मोस्टली लाई इन द हिमालयन रीजन, यानी कि जो नेचुरल लैक होता है कुदरती से बने हुए, ओके, जिसमें किसी इंसान का हाथ नहीं होता, तो वो कहाँ पे पाया जाता है? तो वो हिमालयन रीजन में पाया जाता है। द फ्लूड प्लेन्स ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, तो कि इसके एग्जाम्पल है, ओके। In the semi-arid and arid region of western and peninsular India, tens of thousands of water bodies have been constructed over millennia। यानी कि जो पेनिनसुलर इंडिया है, ओके, या फिर वेस्टर्न रीजन है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे लेक ऐसे हैं जो मैन मेड है, सिंपल, जबकि हिमालयन रीजन में क्या होता है? नेचुरली पाया जाता है। फिर लेक सुदर्शन इन गुजरात गिरनार एरिया, ओके, गुजरात में गिरनार करके एरिया है, यानी कि एक पूरा जगह है, वहाँ पे सुदर्शन एक तालाब है, तो वो माना जाता है द ओल्डेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया, ओके, सबसे पुराना लेक है इंडिया के अंदर, और इसकी एज क्या है? यानी कि 300 BC, ओके, तब बनाया गया था। Vast majority of the lakes in India are either eutrophic or mesotrophic because of the nutrients derived from their surrounding or organic waste entering them।
तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिया के अंदर लैक्स होता है ना, वो यूट्रॉफिक होता है या फिर मेसोट्रॉफिक होता है। तो ये सब क्या है, वो आगे अच्छे से समझता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है वहाँ पे लैक्स के अंदर, या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो एंटर होता है। तो जो लैक की कंडीशन होती है ना वो पूरी चेंज होने लगती है। Lakes are also classified on the basis of their water chemistry. ओके, तो इसमें भी क्या होता है कि वाटर केमिस्ट्री होती है। जैसे पीछे हमने समझा था कि सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है। ओके, अलग 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 जो पानी बॉडीज़ होती है, लाइक ब्रैकिश वाटर है, ओके, सलाइन वाटर है, फ्रेश वाटर है, तो सबका सॉल्ट कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। तो वो वाटर केमिस्ट्री होती है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ सैलिनिटी, जो हमने भी बात की। दे आर नॉन एज फ्रेश वाटर, ब्रैकिश और सलाइन लैक्स। तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है जो हमने पीछे पढ़ा था। ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट कंटेंट दे आर कैटेगराइज एज ए ऑलिगोट्रॉफिक, मीन्स की वेरी लो न्यूट्रिएंट्स। ऑलिगोट्रॉफिक का मीनिंग क्या होता है, उसमें भी देखो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट के हिसाब से उन्हें क्लासीफाई किया जाता है, कैरेक्टराइज किया जाता है। तो सबसे पहला है ऑलिगोट्रॉफिक, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना न्यूट्रिएंट्स का वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। फिर होता है मेसोट्रॉफिक, उसमें मॉडरेट लेवल का न्यूट्रिएंट्स होता है। और उसके बाद यूट्रॉफिक, जिसमें हाईली न्यूट्रिएंट होता है। ओके, हाईली न्यूट्रिएंट रिच होता है वो वाला पानी। तो ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पे नीचे एक चीज़ लिखी है, द न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ द लेग्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ algae। यानी कि अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो पानी के अंदर आ गए, तो क्या होगा, उससे प्रमोट होगी, क्या होगी, algae। यानी कि algae की जो ग्रोथ होगी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक्वेटिक प्लांट्स एंड वेरियस फोना, फोना यानी कि एनिमल्स। ओके, दिस प्रोसेस इज नॉन एज नेचुरल यूट्रोफिकेशन। यानी कि इसको क्या कहते हैं, नेचुरल यूट्रोफिकेशन कहता है। यूट्रोफिकेशन क्या है हम आगे समझता है, लेकिन यहाँ पे एक बार और मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। द न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ द लैक्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ algae, aquatic plants एंड वेरियस फोना। दिस प्रोसेस इज नॉन एज नेचुरल यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यानी कि अपने आप कुदरती वे में, नेचुरल वे में एक न्यूट्रिएंट का भर जाना पानी के अंदर, उसमें मैन का कोई हाथ नहीं होता, यानी कि कोई इंसान का हाथ नहीं है, अपने आप प्रोसेस होना, तो उसको नेचुरल यूट्रोफिकेशन कहता है। Similar nutrient enrichment of flax at the accelerated rate is caused by human activities, discharge of wastewater or agriculture runoff, and the consequent aging phenomenon is known as cultural eutrophication। यानी कि जिसमें इंसान का हाथ हो, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा खेत के अंदर फर्टिलाइज़र यूज़ करना, फिर बारिश के टाइम पे वही पानी जो खेत में गिरता है। ओके, तो उसमें क्या होगा कि जो सारा न्यूट्रिएंट्स होगा, फर्टिलाइज़र जो होगा, वो डिस्चार्ज कहाँ पे होगा, वापस बहकर सीधा लैक्स में जाएगा। तो फिर वहाँ पे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा जो ग्रोथ बढ़ जाएगी, algae की ग्रोथ बढ़ जाएगी, तो वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगा। या फिर हम वेस्ट जो डालते हैं, कचरा वगैरह डालते हैं, उससे भी इम्पैक्ट होगा। तो इससे कल्चरल यूट्रोफिकेशन कहता है, मैन मेड यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो ऊपर हमने समझा वो नेचुरल था, नीचे जो समझा वो कल्चरल यूट्रोफिकेशन था। यहाँ पे हमने पीछे 3 चीज़ हमने बात की थी। ओके, ओलिगोट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक। तो ओलिगोट्रॉफिक में देखो वेरी लो न्यूट्रिएंट, यानी कि न्यूट्रिएंट का लेवल कुछ है ही नहीं। ओके, यहाँ पे पूरा पानी है सिर्फ, यानी कि क्लीन वाटर है। यहाँ पे मेसोट्रॉफिक में कैसा है, देखो यहाँ पे इतना फिलअप हो चुका है, जबकि यूट्रॉफिक में इतना सारा फिलअप हो चुका है। ओके, यानी कि पानी की मात्रा कम हो रही है, algae वगैरह, प्लांट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है, जो ठीक बात नहीं होती है। ओके, आगे हम बात करें तो यहाँ पे देखो और एक मैंने डायग्राम रखा है, ये है नेचुरल यूट्रोफिकेशन और ये है कल्चरल यूट्रोफिकेशन। यहाँ पे टाइमलाइन दोनों की दिखाई गई है। तो नेचुरल यूट्रोफिकेशन में कैसा होता है, देखो ओलिगोट्रॉफिक यानी कि सबसे लो न्यूट्रिएंट वाला। ओके, फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद, ओके, मेसोट्रॉफिक लेवल पे हम बात करें तो वहाँ पे देखो थोड़ा फील हुआ है, और उसके बाद यूट्रॉफिक आता है। ओके, जिसमें पूरा भर गया, और पानी की कंडीशन आप देख सकते हो यहाँ पे कितना क्लीन वाटर है, और यहाँ पे पानी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो ये ऐसे 3 में डिवाइड है। ओके, यहाँ पे कल्चरल यूट्रोफिकेशन की बात करें तो देखो ओलिगोट्रॉफिक सबसे पहले हम बात करें तो उसमें डिकेड्स के बाद, यहाँ पे नेचुरल यूट्रोफिकेशन में थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाता है ये प्रोसेस होने में। लेकिन कल्चरल यूट्रोफिकेशन में डिकेड से लगते हैं, यानी कि 10 साल के अंदर तालाब ख़राब हो सकता है।
तो उसमें कैसा होता है, अर्बन रन ऑफ, यानी कि कचरा, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, जो इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी होती है वो अपना कचरा तालाब में, रिवर में जाने देती है। फर्टिलाइज़र है, इरोजन है, सेवेज है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, तो इससे क्या होता है, यूट्रोफिकेशन का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हो, पहले यहाँ पे ओलिगोट्रॉफिक में ऐसी थी, यानी कि क्लीन वाटर था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यूट्रॉफिक में कैसा हुआ, काफ़ी ज़्यादा जो कंडीशन थी पानी की वो ख़राब हो चुकी है। ओके, तो इतना सिंपल था ये। यहाँ पे और एक डायग्राम देख सकते हो आप, ट्रॉफिक स्टेट्स है। सबसे पहला ओलिगोट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक। तो इसमें देखो ओलिगोट्रॉफिक के अंदर क्या है कि लो प्लांट्स, अल्गाई एंड फिश प्रोडक्शन, यानी कि लो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। ओके, लो प्लांट्स है, प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा कम है, अलगाई कम है, फिश प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि लो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन है। मेसोट्रॉफिक में इंक्रीज़ होगा और यूट्रॉफिक में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा फिल अप हो चुका है, ये सारा कचरा ही है। ओके, अलगाई वगैरह है। ओके, बैक्टीरियाज वगैरह जो होता है ना, डिकम्पोजर, वो क्या करता है वहाँ पे, सब डिकेइंग चीज़ें करता है। ओके, यानी कि कोई चीज़ सड़ जाती है तो उस पर बैठते हैं, उससे डिकम्पोज करने में, प्रोसेस होने में मदद करता है। तो ऑक्सीजन का लेवल वैसे भी यहाँ पे कम हो जाएगा। वो आगे अच्छे से हम समझते हैं आगे के सारे चैप्टर्स में। लेकिन ये ओलिगोट्रॉफिक है, मेसोट्रॉफिक है और यूट्रॉफिक है। यहाँ पे उसका सब नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं कि यहाँ पे हाई प्लांट्स हो गए, अलगाई बढ़ गई, फिश प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया और हाई न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन हो गया। यहाँ पे एक मॉडरेट लेवल का था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम था। समझ गए इतनी चीज़ें। अब आगे एक और डायग्राम से हम यूट्रोफिकेशन समझते हैं। तो यहाँ पे देखो टाइम स्केल दिखा है, यहाँ पे सनलाइट है और यहाँ पे एक हेल्थी लेक है जो एक हुआ करता था। अभी हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले होता है क्या, देखो न्यूट्रिएंट लोड अप, न्यूट्रिएंट्स का लोड अप हो जाता है पानी के अंदर। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फर्टिलाइजर्स आर फ्लश फ्रॉम द लैंड इनटू रिवर्स और लेक्स बाय रेन वाटर। मान लो कि कोई फार्मर ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करता है। ओके, एक एग्जांपल लेता है। तो फिर बारिश होती है तो फर्टिलाइज़र जो होगा उसने लैंड पे यूज़ किया होगा अपनी ज़मीन पे, तो वो क्या होगा, फ्लश हो जाएगा, रन ऑफ होगा उसका, और कहाँ पे जाएगा, लेक्स के अंदर जाएगा, रिवर के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे सारा न्यूट्रिएंट्स भर जाएगा। ओके, सबसे पहला प्लांट जो होगा वो फ्लोरिश होना स्टार्ट होगा। देखो क्या होता है, फर्टिलाइज़र आएगा, ओके, न्यूट्रिएंट्स वाला है, तो प्लांट्स की भी ग्रोथ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ओके, यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट के बारे में बात है, ना कि जो लैंड पे होते हैं उनके बारे में नहीं है। ओके, सिंपल से बात। सो एक्वेटिक प्लांट ग्रोथ ऑफ एल्गाई एंड डकवीड एंड अदर प्लांट्स, यानी कि प्लांट जो होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होगा। ओके, फिर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो एल्गाई ब्लूम्स होगी उसके बाद, यानी कि क्या हुआ, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आ गया। तो एल्गाई इतनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि पानी से कम, यानी कि पानी से ज़्यादा एल्गाई दिखेगी पानी के अंदर। पानी दिखेगा ही नहीं, पूरी एल्गाई से भर जाएगा, पूरा सरफेस जो होगा वो एल्गाई से भर जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी कैसे होगी, तो मान लो कि सरफेस पूरा भर गया एल्गाई से, लील से। ओके, तो फिर क्या होगा कि जो सनलाइट होगी ना वो अंदर वाटर तक, ओके, अप टू बॉटम, तो वहाँ तक क्या होगा, सनलाइट पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी। तो जो अंदर सारे प्लांट्स हो गए उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं मिलेगी, तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो ऑक्सीजन का क्रिएशन नहीं होगा। इतनी चीज़ें समझ गए। तो क्या होगा, प्लांट्स जो होगी वो सारे मरना स्टार्ट करेंगे और उनके मरने के बाद क्या होता है कि डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनके ऊपर आके बैठ जाएंगे। ओके, तो वैसे भी यहाँ पे तो वाटर, ऑक्सीजन इन द वाटर इज डिप्लीटेड, यानी कि ऑक्सीजन की तो ऑलरेडी कमी हो गई क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा, और जो प्लांट्स मर गए उसके ऊपर डिकम्पोजर बैक्टीरिया के लग जाएंगे। ओके, फिर क्या होगा, डिकम्पोजिशन फर्दर डिप्लीट्स ऑक्सीजन, यानी कि कोई चीज़ सड़ रही है तो वो कैसे होगी, तो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया जो है वो अपनी प्रोसेस करेंगे, लेकिन वो प्रोसेस को करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो जितना पानी में ऑक्सीजन बचा होगा वो सारे डिकम्पोजर बैक्टीरिया हो गए वो ले जाएंगे। ओके, और उसका रिजल्ट क्या होगा, तो डेथ ऑफ द इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम का पूरा डेथ हो जाएगा। ऑक्सीजन तो है नहीं। ओके, ऑक्सीजन लेवल रीच अ पॉइंट वेयर नो लाइफ इज़ पॉसिबल, यानी कि उस हद तक पानी गंदा हो जाएगा कि 1% भी ऑक्सीजन जो होगा वो पानी के अंदर रहेगा नहीं। एंड फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स डाई, यानी कि फिश और सारे जितने भी पानी के ऑर्गेनिज्म हो गए ना वो सारे मर जाएंगे।
तो ये पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है कि यूट्रोफिकेशन। समझ गए इतनी चीज़? तो आगे अब हम अच्छे से समझेंगे और चीज़ों को। अब यहाँ पे बात करते हैं यूट्रोफिया के बारे में। तो यूट्रोफिया होता क्या है? तो वो एक ग्रीक वर्ड है, मीन्स एडुकेट एंड हेल्थी न्यूट्रिएंट। ओके, यानी कि एक भरपूर मात्रा में एक हेल्थी न्यूट्रिएंट, तो उसको कहा जाता है यूट्रोफिया, जो कि ग्रीक वर्ड है। उसके ऊपर से आया है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इज ए सिंड्रोम्स ऑफ इकोसिस्टम। ओके, ये एक सिंड्रोम है। रिस्पॉन्स टू द एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल और नेचुरल न्यूट्रिएंट। यहाँ पे आर्टिफिशियल भी होगा और नेचुरल न्यूट्रिएंट भी होगा, हमने पीछे जैसे समझा। ओके, कल्चरल यूट्रोफिकेशन हमने समझा और नेचुरल यूट्रोफिकेशन हमने समझा, तो वही यहाँ पे बात की गई है। सच एज नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स थ्रू फर्टिलाइज़र। तो ये सारे क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है, वो फर्टिलाइज़र में यूज़ किया जाता है। एसेट्रा दैट फर्टिलाइज द एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम को। तो ये सारा कचरा जो होगा वो पानी में जाएगा। ओके, इट इज़ प्राइमरली कोज बाय द लीचिंग ऑफ phosphate and or nitrate containing fertilizer from the agricultural lands into the lakes or rivers। यानी कि ये सारा फॉस्फेट होगा, नाइट्रेट होगा, वो पिघलेगा पानी के अंदर, और उसके बाद ऐसे सारे प्रोसेस होना स्टार्ट हो गए, यानी कि डेथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स वगैरह। ठीक है। द ग्रोथ ऑफ ग्रीन algae which we see in the lake surface layer इन द फिजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन यूट्रोफिकेशन। और जो हम चीज़ें देखते हैं, आपने भी लाइफ में कभी देखा ही होगा कि जहाँ पे पानी हो और उसके ऊपर पूरा ग्रीन लेयर हो जाए अलगाई की। ओके, तो उसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है कि ये पानी काफ़ी ज़्यादा गंदा है। ठीक है, तो अब हम आगे का समझते हैं। तो जो मैंने पीछे समझा है उसका ये एक्सप्लेनेशन है सिंपल। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले जो डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा है कि सम एल्गाई एंड ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया थ्राइव ऑन द एक्सेस आयंस एंड ए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कवर ऑलमोस्ट एंटायर सरफेस लेयर इज नोन एज द algal ब्लूम। जो हमने पीछे पढ़ा कि algal ब्लूम जो होती है वो कैसे सरफेस के लेयर पे ऊपर जम जाती है पूरी आके, और दिस ग्रोथ इज अनसस्टेनेबल। ओके, ये ग्रोथ जो है वो अनसस्टेनेबल है। एज algal ब्लूम कवर द सरफेस लेयर, पूरी सरफेस लेयर जो होती है वो कवर कर लेगी। इट रेस्ट्रिक्ट द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट। ओके, यानी कि पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, जो सनलाइट का जो किरण है, ओके, जो रेज है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी। और क्या होगा? डिफ्यूजन एंड फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ओके, यानी कि क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस जो होगा प्रोसेस वो रुक जाएगी वहाँ पे। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल रेस्पायरिंग एनिमल इन द वाटर एंड इट इज़ रिप्लेनिश्ड बाय डिफ्यूजन एंड फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट। यानी कि ऑक्सीजन हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा कि सारे जो ऑर्गेनिज्म को उनकी डेथ हो जाएगी। तो सिंपल वही चीज़ यहाँ पे लिखी है जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया आपको डायग्राम से। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक इमेज रखा है। तो यहाँ पे पूरी ये जो सरफेस है ना उसकी, वो एल्गाई से भर चुकी है। अब यहाँ से सनलाइट नीचे एंटर ही नहीं होगी और इसके नीचे का जो पानी होगा वो पूरा ब्लैक हो चुका होगा और काफ़ी ज़्यादा डिकम्पोजिंग जो एक्टिविटी होगी वहाँ पे चल रही होगी। तो इस तरह से पूरा जो लैक होता है ना उसकी जो डेथ हो जाती है। ठीक है। द ऑक्सीजन लेवल इज ऑलरेडी लो because of the population explosion, and further oxygen is taken up by microorganisms which feed off the dead algae during the decomposition process। यानी कि ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम होता है क्योंकि डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है। ड्यू टू रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल फिशेस एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सफोकेट एंड दे डाई, यानी कि वो सफोकेट करेंगे और फिर मर जाएंगे। द एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक यानी कि जहाँ पे एयर ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है, वो क्या करेगी? प्रमोट करेगी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो वो क्या करती है? एनारोबिक जो कंडीशन होती है पानी के अंदर वो ग्रोथ करेगी बैक्टीरिया को। ओके, विच प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट लीड टू एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स एंड मैमल। यानी कि ऐसी कंडीशन बन जाएगी पानी के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिन होगी। ओके, और उसकी वजह से डेथ हो जाएगी सारे ऑर्गेनिजम्स की। ऑल द इवेंचुअली लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड डेथ ऑफ इट्स ऑर्गेनिज्म। यानी कि पूरा इकोसिस्टम है उसका जो पहले जो कंडीशन थी ओके लैक्स की, तो वैसे नहीं रहेगी और पूरा इकोसिस्टम का डेथ हो जाएगा। इट ऑफन लीड्स टू चेंज इन द एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट पॉपुलेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ वाटर हैबिटेट क्वालिटी। ओके, तो यहाँ पे पूरा चेंजेस आ जाएगा। यानी कि पहले एनिमल्स वहाँ पे पानी पीने भी नहीं आते, पानी पीने जो आते थे वो भी नहीं आएंगे, प्लांट पॉपुलेशन है वो भी कम हो जाएगी। ओके, और डिग्रेडेशन हो जाएगा पूरा वाटर का और हैबिटेट क्वालिटी का।
तो अब हम आगे समझते हैं यूट्रोफिकेशन के जो होता है ना वो दो प्रकार होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड। ठीक है, तो नेचुरल के अंदर क्या होता है, इट अकर्स ओवर सेंचुरीज, यानी कि नेचुरल यूट्रोफिकेशन प्रोसेस होने में 100 साल 1000 साल लग जाता है। लेकिन जो मैन मेड होता है ना उसमें डिकेड से लगता है, यानी कि 10 साल 20 साल 30 सालों के अंदर ये चीज़ें होने लगती है। दिस इनपुट्स में कम फ्रॉम द सीवेज डिस्चार्ज। ओके, यानी कि कचरा होता है वो पानी में आना, रन ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम फार्म फील्ड्स एंड फ्रॉम एनिमल वेस्ट, combustion of fossil fuels produce gases, nitrogen oxides, growing urban population in the coastal areas। यानी कि कोस्टल एरिया जहाँ पे होगे लेक्स के पास, रिवर के पास, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनेगी। ओके, और अर्बन डेवलपमेंट होगा, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती रहेगी। यहाँ पे डिग्रेडेशन प्रोसेस पूरी समझाइए, यानी कि देखो एग्रीकल्चर रन ऑफ अनट्रीटेड सेवेज। ओके, वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा टू द एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। उसके बाद न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन होगा पानी के अंदर और इनरिचमेंट होगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। ओवर ग्रोथ हो जाएगी एल्गाई की, और उसके बाद अल्गल ब्लूम होगा। अल्गाई कवरिंग द एक्वेटिक सरफेस लेयर। ओके, यानी कि पूरे सरफेस पे जम जाएगी। रेस्ट्रिक्ट करेगी क्या, सनलाइट को पेनेट्रेशन में, और डिफ्यूजन होगा किसका, डिजोल्व ऑक्सीजन का, यानी कि जितना ऑक्सीजन पानी में था वो सारा चला जाएगा। अंडरग्राउंड एक्वेटिक अल्गाई प्लांट डाई, यानी कि जो अंडरग्राउंड एक्वेटिक लाइफ है, ओके, जो प्लांट्स होता है, ओके, प्लांट्स की जो लाइफ होती है वो क्या होगा, वहाँ पे लाइव ही नहीं कर पाएगा, मर जाएगा सारा। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गई, कंज्यूम द अवेलेबल ऑक्सीजन इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, यानी कि मरने के बाद बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। एनॉक्सिया कंडीशन स्टार्ट होगी, यानी कि ऐसे कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है। ओके, जो हमने पीछे समझा कि टॉक्सिक लेवल का स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे एयर ही नहीं है, एनारोबिक कंडीशन होगी। ऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डाई ड्यू टू द लैक ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, डीओ यानी कि डिजोल्व ऑक्सीजन। तो सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो हो गए ना वो मर जाएंगे। और क्या होगा, डिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, और यहाँ पे पूरा डिग्रेडेशन हो जाएगा, तबाह हो जाएगा पूरा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम था वो। तो अब बात करते हैं इफेक्ट के बारे में, तो क्या इफेक्ट्स आएंगे इस चीज़ के। तो सबसे पहला होगा चेंज इन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकता है। तो यूट्रोफिकेशन इवेंचुअली क्रिएट्स डेट्रियस लेयर इन द पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो एक पूरी डेट्रियस लेयर बन जाएगी पॉन्ड्स के ऊपर, लेक्स के ऊपर। ठीक है, प्रोड्यूस सक्सेसिवली शैलोअर डेप्थ ऑफ सरफेस वाटर। क्या होगा इससे, तो एक शैलोअर डेप्थ बन जाएगी, यानी कि पहले काफ़ी ज़्यादा पानी था लेकिन अब पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया और एल्गाई जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। आगे बात करें तो इवेंचुअली द वाटर बॉडी इज रिड्यूस इनटू मार्श, whose plant community is transformed from an aquatic environment to recognizable terrestrial ecosystem। ओके, तो इससे क्या होगा कि देखो पहले ना पानी का लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा एक्वेटिक प्लांट्स वहाँ पे थे, लेकिन वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एज अ टेरेस्ट्रियल टाइप में, यानी कि मार्शेस जो प्लांट्स होता है ओके, उनकी कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाएगी। घासेस टाइप जो होता है ना, ग्रासेस वगैरह होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पूरा एक एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा पूरे लेक्स का। उसके आगे बात करें तो क्या होगा, डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी का डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। अल्गल ब्लूम रेस्ट्रिक्ट द सनलाइट टू पेनिट्रेट एंड अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स, इट कॉजेस डेथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट्स सारे वहाँ पे जितने भी यूनिक टाइप के होंगे वो सारे मर जाएंगे, यानी कि सिंपल की एक्वेटिक प्लांट होंगे वो मर जाएंगे। बैक्टीरिया कंज्यूम ऑल द ऑक्सीजन ऑन द डिकम्पोजिशन एंड रिजल्ट इन डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इवेंचुअली इट लीड्स टू डेथ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो सिंपल चीज़ थी जो समझाई वहाँ पे, यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने। और आगे क्या होगा, न्यू स्पीसीज का इन्वेंशन होगा, यानी कि यूट्रोफिकेशन में कॉज द इकोसिस्टम कॉम्पिटिटिव बाय ट्रांसफॉर्मिंग द नॉर्मल लिमिटिंग न्यूट्रिएंट टू एबंडेंट लेवल। दिस कॉजेज शिफ्टिंग द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि न्यू स्पीसीज का इन्वेंशन होगा। पहले जो एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे वो मर जाएंगे, उसके बाद एक नए प्रकार के ऑर्गेनिजम्स वगैरह आ सकता है। ओके, नए प्रकार के स्पीसीज आ सकता है, क्योंकि हमें जैसे पीछे पढ़ा कि एक्वेटिक से पूरा टेरेस्ट्रियल में ट्रांसफॉर्म होगा, तो ये सारी चीज़ें अंदर होगी। फिर टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। ओके, सम algal blooms when die or eaten release neuroheptatoxins which can kill aquatic organisms and pose threat to humans, एग्जाम्पल शेलफिश पॉइजनिंग। अब सिंपल सी बात है, टॉक्सिसिटी ह्यूमन तक कैसे जाएगी। ठीक है, तो फिश कंज्यूम क्या करेगी, एल्गाई, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिन्स
चीज़ें होगी, तो फ़िश उसे खाएगी, फ़िश मर जाएगी, या फिर कोई वो फ़िश को कैप्चर करेगा और फिर वो इंसान जो होगा वो फ़िश को खाएगा। तो ये पूरी ऐसे बढ़ती जाएगी हर एक लेवल पे, अप टू ह्यूमन तक, ठीक है। डिप्लेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल ये होगा। लॉस ऑफ कोरल रिफ्स, अगर वहाँ पे कोरल रिफ्स होंगे तो वो भी मर जाएंगे। अफेक्ट नेविगेशन ड्यू टू इंक्रीज फ्लूइडिटी, यानी कि लेक्स के अंदर, रिवर के अंदर नेविगेशन करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। डिक्रीज इन वाटर ट्रांसपेरेंसी, जो ट्रांसपेरेंसी होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। टर्बिडिटी बढ़ जाएगी, यानी कि गंदगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंक्रीज incidences of fish kills and loss of desirable fish species and reduction in the harvesting। तो इतनी सारी चीज़ें होगी, ओके, अगर चेंजेस आएगा इकोसिस्टम के अंदर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। इसका पार्ट 3 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक जितना यहाँ पे वीडियोस में है उतना पढ़िए, और सिंपली वे में मैंने एक्सप्लेन की है हर एक चीज़ें जो बाकी यूट्यूबर्स नहीं करेंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट जो कंटेंट होता है वही रखता हूँ। बुक तो पूरी होती है, किसी भी सब्जेक्ट की बुक पूरी होती है, लेकिन उसमें से कैप्चर क्या करना होता है हमें, एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। सो कीप लर्निंग एंड कीप enjoying योर लाइफ। मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू।